नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रत्तियों तथा विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा प्रस्तुत की जाती है। तो प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न हैं। अभिकथन है कार्यकारी स्मृति यद्यपि केवल 7 से 9 मदों को ही सुरक्षित रख पाती है, सूचना की बड़ी मात्रा को प्रतिधारित कर सकती है। ठीक है, आप अभिकथन पढ़ें तो ये कह रहा है कि वर्किंग मेमोरी, जो कि एक तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की जा रही है। यद्यपि 7 से 9 यानी कि आप जानते हैं कि 7 + -2 जो कि एक जादुई संख्या जिसे कहा गया, किसने दिया है, मिलर ने दिया, को ही सुरक्षित रख पाती है। कौन? वर्किंग मेमोरी। आगे कहा जा रहा है अभिकथन में ही कि सूचना की बड़ी मात्रा को प्रतिधारित कर सकती है। सही बात है, यानी कि अगर हम कुछ टेक्निक्स या कुछ विधियों को अपनाएं तो अवश्य ही इससे अधिक सूचना को लर्न किया जा सकता है, यानी कि स्टोरेज किया जा सकता है। तो अवश्य ही जो अभिकथन आपका है वह सही है। वहीं तर्क क्या कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है? कार्यकारी स्मृति में मदों में सूचना के बहुत से पृथक अंश सूचना के इकट्ठे सामूहिक होते हैं, जिन्हें खंड कहते हैं। आप जानते हैं खंड यानी चुंकिंग विधि की बात की जा रही है। हम उनके कुछ अंशों को एक साथ इकट्ठा या सामूहिक करके हम अगर टुकड़े टुकड़े में याद कर लेते हैं, तो खंडों खंडों में याद कर लेते हैं, तो अवश्य ही हम 7 + -2 यानी 7 से 9 पदों से भी अधिक सूचना को हम याद कर सकते हैं। इस आधार पर अगर आप देखें तो जो तर्क है वो अभिकथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा और साथ ही साथ यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सही ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये अगले प्रश्न पर बात करें तो भाषाई सापेक्षता परिकल्पना पर किसने जोर दिया है? आप जानते हैं भाषाई नियतवाद की बात की जा रही है, जिसे वोर्फ परिकल्पना भी कहते हैं। तो आप अवश्य ही आसानी से जब इसे वोर्फ परिकल्पना कहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से मिला देंगे वॉर्फ बीएल, यानी कि जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा क्या? डी। अगले प्रश्न पर बात करें तो टेलीग्राफिक स्पीच किस अवस्था के प्रारूपिक है? यहां पर बात की जा रही है टेलीग्राफिक स्पीच की। आपको बता दें कि भाषा अधिग्रहण के स्तर नाम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने भाषा अधिग्रहण के जो 5 स्तर बताए हैं, उन 5 स्तरों में एक स्टेज है 2 वर्ड स्टेज, यानी कि 2 वर्ड स्टेज में को ही टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। तो अवश्य ही आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि 2 शब्द। वहीं इन्होंने जो अन्य 5 स्टेज बचाए, जो सबसे पहली स्टेज होती है वो क्वीन की होती है, फिर बेबलिम की होती है, और फिर 1 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज एंड। तो इस आधार पर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि जो टेलीग्राफिक स्पीच होती है वो 2 वर्ड स्पीच में आती है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो ब्लू जींस वियर फॉल्स स्माइल्स इस वाक्य में सही है परंतु गलत है। आपको इन 4 ऑप्शंस में से जो खाली स्थान है उसको भरना है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आप टेलीग्राफिक स्पीच की बात करें या तो आप 33 या 34 क्वेश्चन की बात करें, तो जो भाषा अधिग्रहण के स्तर हैं, मैंने नॉम चॉम्स्की को बहुत ही अच्छी तरह से सरल शब्दों में आपको पढ़ाया है एक स्पेशल वीडियो में। तो आप वहां जाकर भाषा पर नॉम चॉम्स्की के क्या विचार हैं या उन्होंने लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस के बारे में क्या बताया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। लैंग्वेज अधिग्रहण के कौन कौन से स्टेज उन्होंने बताया है, यूनिवर्सल ग्रामर को पर उसने क्या बात की है,
ये सारी चीजें आप उस स्पेशल वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने भाषा निर्धारण के तत्व तथा नियम की भी बात किया है, यानी कि भाषा के निर्धारण के कौन कौन से हैं उसकी भी बात की है, और उसी नियम से आधार पर यह बना हुआ क्वेश्चन है। तो इस पर भी एक अलग से स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी कई तरह के नियम या तत्व बताए गए हैं, जैसे फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स तथा सेमेंटिक। ये 4 तरह के मुख्य भाषा निर्धारण के तत्व या नियम कहे गए हैं, उसी से यह प्रश्न बना हुआ है। तो आप अगर उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो चूंकि इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और फ्रिक्वेंटली आप देखेंगे कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों वीडियो को, चाहे वो नॉम चॉम्स्की का भाषा पर विचार हो, चाहे भाषा अधिग्रहण के स्तर हो, उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है। साथ ही भाषा निर्धारण के नियम पर भी एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है। बहुत ही सरल शब्दों में आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उन दोनों वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे, वहां पर भी आपको इन दोनों वीडियो के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए हम प्रश्न पर बात करें कि ब्लू जींस वियर फॉल्स स्माइल्स, इस वाक्य में सही क्या वाक्य विन्यास, परंतु अर्थ विन्यास गलत है। ठीक है, यानी कि हमने आपको बताया कि फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक 4 तरह के मुख्य भाषा निर्धारण के तत्व अथवा नियम हैं। तो फोनीम जो कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वहीं हम मॉर्फीम की बात करें तो भाषा की सबसे अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। और वाक्य विन्यास यानी कि जब अर्थ मॉर्फीम और फोनीम दोनों एक साथ मिलते हैं और तो एक निश्चित वाक्य विन्यास बनता है, और साथ ही साथ जब इन सबों को एक निश्चित संदर्भ, प्रत्यय आदि में जोड़कर हम प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर अर्थ विज्ञान होता है। तो यहां पर क्या है, फोनीम और मॉर्फीम तो ऑलरेडी हैं, तो वहां पर वाक्य विन्यास सही है, क्योंकि ब्लू जींस वियर फॉल्स स्माइल की बात करें तो वाक्य विन्यास तो सही है, लेकिन अर्थ विन्यास इसका गलत है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है डी। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है। निगमन से निष्कर्ष की व्युत्पत्ति साध्य वाक्य से होती है, यानी कि हम इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, तो वह क्या साध्य वाक्य से होती है। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि जब भी इंडक्टिव करते हैं तो वह साध्य वाक्य से होता है। आइए, जो तर्क कह रहा है कि लोग आगमन यानी इंडक्टिव चाहे डिडक्टिव दोनों का उपयोग करते हुए तर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं, ये भी सही है। लेकिन जहां तक हम निगमन में निष्कर्ष की व्युत्पत्ति साध्य से होती है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन तर्क नहीं करता है, इसलिए जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन सही होगा क्या, बी, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, परिघटना दिया हुआ है और मनोवैज्ञानिक नाम दिया हुआ है उन परिघटनाओं के। तो यह भी आप देखेंगे तो किससे बना क्वेश्चन है, भाषा निर्धारण के तत्व से बना हुआ है, निर्धारण के तत्व से बना हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हमने बताया आपको कि मुख्य रूप से ध्वनिग्राम, रूपग्राम, अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास, ये मुख्य रूप से 4 तरह के निर्धारण हैं। उसी पर यह क्वेश्चन बना हुआ है। मैंने आपको अभी बताया कि इस पर एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। तो कह क्या रहा है कि सबसे छोटी इकाई जो अर्थ के लिए रहती है, तो हमने अभी आपको बताया है कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को क्या कहते हैं, हम रूपग्राम कहते हैं, यानी कि मॉर्फीम कहते हैं। तो आप अवश्य ही इसको जो मिलाएंगे आप वो किससे मिलाएंगे, रूपग्राम से। रूपिम जो यहां लिखा हुआ है, तो आप
सीधे मिलाएंगे किससे? थर्ड को। टी को मिलाएंगे आप थर्ड से। वहीं हम बात करें दूसरों के साथ बातचीत करने एवं उन्हें समझने के नियम, दूसरों के साथ बातचीत करने और उन्हें समझने के नियम, इसको अभी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अर्थ निकालने के नियम। हमने आपको बताया कि अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दो हैं, तो अगर हम अर्थ निकालने के नियम की बात करें तो अवश्य ही आप बहुत ही आसानी से मिलाएंगे अर्थ विज्ञान से। वहीं शब्दों के संयोजन के नियम, संयोजन आप कहाँ करते हैं? वाक्य में एक निश्चित संयोजन होता है शब्दों का, तो आप कहाँ मिलाएंगे इसको? फोर से मिलाएंगे। और अब बचता है दूसरों के साथ बातचीत करने का, उन्हें समझने का नियम क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आपने इसे सॉल्व कर लिया। आप अगर उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो ऐसे प्रश्नों का आप बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? सी सही हो रहा है। 3, 1, 2 और 4। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो रूप संसूचक कोशिकाओं के 3 प्रकार हैं। कैसी कोशिकाओं के? रूप संसूचक कोशिकाओं के। सरल कोशिका, ग्लिया कोशिका, टी कोशिका। नहीं, ये नहीं हो सकता। सरल कोशिका, जटिल कोशिका, ग्लिया कोशिका नहीं आता इसमें। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी, सरल कोशिका, जटिल कोशिका और अति जटिल कोशिकाएं। तो इस आधार पर 37 का जो आंसर आपका सही होता है वो डी सही होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न हैं। अभिकथन क्या कह रहा है कि निद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक प्रकारिका को पूरा करती है। सही बात है। निद्रा क्या है? एक तरह से आप निद्रा को देखें तो वो कैसे कार्यों को, जैविक प्रकारियों को, यानी कि जन्मजात प्रकारों को पूरा करती है। यह बात पूरी तरह से क्या है? सही है। वहीं दूसरी बात जो तर्क कह रहा है कि ऐसा क्यों, यानी कि निद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक प्रकारों को पूरा करती है क्योंकि निद्रा समवस्थान की पुनः प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। यानी कि होम्योस्टेसिस के लिए, सम अवस्था के लिए निद्रा अनिवार्य है। तो आप देखेंगे कि अगर आप सोए न तो आपका जो शारीरिक, मानसिक सब तरह के असंतुलन देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि निद्रा क्या करती है? इस तरह के संतुलन को बनाए रखती है। तो जाहिर सी बात है यह एक जैविक प्रकार है। तो ये भी सही है। और साथ ही साथ क्या है? तर्क क्या कर रहा है? अभिकथन की क्या व्याख्या भी कर रहा है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। और आर क्या है? ए की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो संवेगों के दौरान, यानी कि इमोशन के दौरान अनुकंपी संक्रियण के पैटर्न के लिए निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। यानी कि जो जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है किसी भी संवेग के दौरान, तो उस समय कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं? तो आप जानते हैं कि अनुकंपी, परानुकंपी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक 2 तरह की तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसमें एक तरह का सक्रियण पाया जाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक तंत्र इस तरह के जब एक तरह का उत्तेजन हो जाता है तो उसको सामान्य अवस्था पे लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। तो यहाँ हम एक उत्तेजना की बात कर रहे हैं। तो अवश्य ही उत्तेजना में, उस संवेग में क्या होता है? हृदय की गति बढ़ी होती है। सही बात है। पुतली का संकुचित होना, पुतली संकुचित नहीं होगी। आप अगर क्रोध में होंगे तो क्या होगा? हृदय की धड़कन तेज होगी और आंख फैली हुई होगी। तो ये गलत होता है। वहीं त्वचा का प्रतिरोधक कम हो जाता है, ये भी सही है। और श्वास गति बढ़ जाती है। जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा वो अवश्य ही जो ऑप्शन सही होगा वो पुतली का संकुचन होगा। क्योंकि अगर संवेग उत्पन्न होता है अनुकंपी संक्रियण में तो अवश्य ही आपकी आंखें फैल जाती हैं। क्रोध में आप देख सकते हैं कि आंखें फैली हुई होती हैं। तो इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, क्या सही होगा? बी। आइए अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें। तो निम्नलिखित में से किसने बुद्धि को 2 सामान्य संघटकों में विभाजित नहीं किया? ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि को बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने
अलग अलग फैक्टर्स में परिभाषित किया है। स्पीयरमैन ने जो बुद्धि के कारकों का एक सिस्टम शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया कि बुद्धि की व्याख्या किन किन फैक्टरों से होती है। उसी संदर्भ में यह प्रश्न बनता है और यह कहा जा रहा है कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक है जो मानते हैं कि मान्य दो तरह के सामान्य संघटक बुद्धि को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कर सकते हैं। हमने बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के स्वरूप और बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों पर स्पष्ट रूप से सेपरेट वीडियो बना रखा है। बहुत ही सामान्य शब्दों में आप उन वीडियो को देखकर उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कैटल की बात करें तो ठोस एवं तरल बुद्धि, दो तरह के बुद्धि की बात करते हैं कैटल। वहीं जेनसन की बात करें, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड की बात करते हैं, एसोसिएट तथा कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करते हैं बुद्धि की। हेप की बात करें तो ये भी दो तरह के बुद्धि की बात करते हैं। लेकिन जब आप थर्स्टन की बात करते हैं तो इसी को कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहा जाता है। 7 मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो अवश्य ही जो ये बात कर रहे हैं, कितने बुद्धि के संगठकों की बात कर रहे हैं, 7, तो अवश्य ही यह इस समूह में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी। हमें उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा मिली होगी, तो अवश्य ही आपको विभिन्न परीक्षाओं में लाभ देगी। साथ ही साथ आप कमेंट में बताएं कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा कैसी लग रही है और इसे और भी बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।